हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन है, यू मे हैव सीन इन अ सर्कस अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग इन वर्टिकल लूप्स इनसाइड अ डेथ वेल, अ hollow spherical chamber with holes so that the cyclist does not drop down when he is at the uppermost point। जब uppermost point पे है तो does not drop with no support from below, कोई कांटेक्ट है नहीं। व्हाट इज मिनिमम स्पीड, क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्वायर्ड एट अपरमोस्ट पोजीशन टू परफॉर्म अ वर्टिकल लूप इफ रेडियस ऑफ द चैम्बर इज 25 लेट्स से मीटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है आपने मौत का कुआं, डेथ वेल का मतलब क्या होता है? डेथ वेल का मतलब मौत का कुआं। उसके अंदर है ना कोई एक लेट्स से आपका मोटरसाइकिलिस्ट है ना, मोटरसाइकिलिस्ट जो मोटर बाइक चलाता है ना, उस मौत के कुएं में ये रहा हमारा मोटरसाइकिलिस्ट करके बैठा हुआ है। और ये बोला गया है जब ये अपरमोस्ट पॉइंट पे होता है ये मोटरसाइकिलिस्ट, तो ये गिरता नहीं है ना, वो मतलब गिरता नहीं है, मतलब वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो पूछा गया है कि इस अपरमोस्ट पॉइंट पे इस मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि ये गिरे नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं नीचे की तरफ क्या लगेगा, सेंटर की तरफ mg, और जस्ट है ना कंप्लीटिंग द सर्कल के केस में हमने पढ़ा है एट द हाईएस्ट पोजीशन जस्ट आपका नॉर्मल जो होगा वो 0 हो जाता है, तो कोई कांटेक्ट लगेगा नहीं। सेंटर की तरफ बस एक फोर्स mg लगेगा जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कहा जा सकता है इस बॉडी को। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक ही फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है mg, और इस mg फोर्स को बैलेंस करेगा बाहर की तरफ जाता हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और ये स्पीड v कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम कह सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल वाला सिचुएशन पूछा गया है, तो उस केस में हाईएस्ट पोजीशन पे हम नॉर्मल रिएक्शन को 0 लिख देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से बन के आएगा मेरे पास mg बराबर mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो m से m कैंसल्स आउट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया g इंटू आर। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं v बराबर रूट ओवर जी आर। अब रूट अंडर में g की वैल्यू हम एग्जैक्ट 9.8 रखें, r की वैल्यू 25 रखें। अब 25 का मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट 25 इज 5, स्क्वायर रूट 9.8। अब 9.8 लगभग 9 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 3 पॉइंट समथिंग इंटू 5 से 15 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेशन करने पे ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 15.65 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि अपरमोस्ट पोजीशन पे इस बॉडी की जो स्पीड होनी चाहिए ताकि वो सेफली सर्कल में घूम पाए, वो स्पीड होनी चाहिए हमारी 15.65 मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को समझा जाए फिर से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, ये बताइए कि अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट इस है ना सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जहाँ पे कुछ होल्स हैं ना उस हॉलो स्फेरिकल चैम्बर में, ताकि है ना ऑडियंस बाहर से देख पाए, सिंपल सी चीज़ है ना, या फिर वो आराम से सांस ले पाए ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए भी होल बनाए जाते हैं डेथ वेल में, मौत के कुएं में। अब पूछा गया है जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तब भी वो गिरता नहीं है, क्यों नहीं गिरता है? उस पोजीशन पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? कम से कम इतनी होगी तो नॉर्मल 0, इससे थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो बाहर की तरफ फोर्स बढ़ा, मतलब नॉर्मल रोल में आ जाएगा, सेंटर की तरफ एन लगने लग जाएगा। तो जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल की बात हो रही है, तो mg सेंटर की तरफ बैलेंस करेगा बाहर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से v स्क्वायर आया जी आर, डेट इज v की वैल्यू रूट अंडर जी आर।
जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 25 रख दी जाए तो 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 9.8 जो कैलकुलेशन पे आ जाएगा 15.65 मीटर पर सेकेंड। तो ये था 28। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 29 और 30 एक ही टाइप के हैं, तो देखते हैं। प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज, यहाँ पे कॉनकेव ब्रिज, इज लाइटर देन सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज एंड इज हेवियर देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समझाने के लिए लेट्स से हम बताते हैं कि आपने दो इस टाइप से सर्कल लिए। अब इन दो सर्कुलर ना, लेट्स से ये रहा एक सर्कल हमारा और ये रहा दूसरा सर्कल हमारा। अब इन दो सर्कल पाथ में दो कार हैं, लेट्स से मोटर कार मान लो, ये आपकी दो मोटर कार रही और वैसे ही यहाँ पे भी सीन है। अब इस केस में तो कार रेस्ट पे है और इस केस में जो कार है वो मोशन में है। मोशन में लेट्स से हम कह देते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये कार है ना आपकी इस पोजीशन पे होके लेट्स से आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है, यहाँ पे कार रेस्ट पे है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन से फोर्स लगेंगे इस पे, mg सभी केस में नीचे की तरफ लगेगा, इनके वेट्स mg सभी केस में हमारे नीचे की तरफ लग रहे होंगे और इस केस में भी mg जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर नीचे की तरफ लगेगा। नेक्स्ट कहा जाए लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन ना, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे भी जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर, यहाँ पे भी ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस दिख रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर, और यहाँ पे भी ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस दिख रहा है इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर। तो यहाँ पे बोला गया है कि मोटर कार इज लाइटर या हेवियर, प्रूफ करने का मतलब उनका नॉर्मल अपेरेंट वेट की बात करनी है ना, किस केस में अपेरेंट वेट ज्यादा हो जाएगा और किस केस में अपेरेंट वेट है ना कम हो जाएगा, ये हमें चेकआउट करना है। तो इन नॉर्मल्स को n1 n2 n3 n4 कह देते हैं, सब में नॉर्मल सेम नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम कहते हैं अगर ये रेस्ट पे है तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, मतलब इन केसेस में तो आपका n1 जो होगा इसमें mg के बराबर हो जाएगा और सिमिलर वे में इस केस में भी n2 जो होगा वो हमारा mg के बराबर हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर। लेट्स से इस कर्वेचर का रेडियस r है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n3 प्लस हमारे पास इक्वेशन आएगा mv स्क्वायर बाय आर, बाहर की तरफ फोर्स सेंटर की तरफ के फोर्स mg के बराबर। तो यहाँ से n3 की वैल्यू मेरी आ गई mg माइनस हम बोल सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे तो n1 mg के बराबर है पर यहाँ पे n3 mg माइनस के बराबर है, मतलब अगर कंपेयर करना हो हमें n1 और n3 में कौन सा नॉर्मल बड़ा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे mg माइनस ये फैक्टर इसको छोटा कर देगा, n3 n1 से छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस केस में हम कह सकते हैं जब बॉडी रेस्ट पे थी उसके कंपैरिजन में जब ये मोशन में आएगी तो यहाँ पे इसका अपेरेंट वेट कम हो जाएगा, मतलब ये लाइटर फील करेगी। तो ये जो सिचुएशन हो गया, ये सिचुएशन ऐसे देखा जाए यहाँ पे ये कैसी ब्रिज हो गई आपकी जिसमें ऊपर वाला सरफेस ना बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जिंग आउट है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स ब्रिज। तो हम कह सकते हैं ये आपकी कॉन्वेक्स ब्रिज हो गई। तो इस कॉन्वेक्स ब्रिज के केस में जब कार मोशन में होगी उस केस में वो लाइटर फील करेगी कंपेयर टू जब वो रेस्ट पे होगी। तो यही हमें प्रूफ करना था, कॉन्वेक्स ब्रिज में इज लाइटर देन सेम कार है ना रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। अगर वो रेस्ट पे रहेगी है ना उसके कंपैरिजन में जब वो मोशन में रहेगी मूविंग है ना
over a convex bridge then it will feel lighter। तो ये हमने प्रूव किया कि कॉन्वेक्स ब्रिज के केस में कार जब मोशन में होगी तो उस केस में वो लाइटर फील करेगी कंपेयर टू जब वो रेस्ट पे होती। सिमिलरली यहाँ पे भी आते हैं, है ना, ये आपका इनर सरफेस आपका, है ना, लेट्स से बल्जिंग इन हो गया, तो इस ब्रिज को हम कह सकते हैं कॉनकेव ब्रिज। जैसे मिरर में देखते हो आउटर सरफेस पॉलिश होता है, उसे कहते हैं आपका ना, लेट्स से कॉनकेव मिरर, और आउटर सरफेस पॉलिश होता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे कॉनकेव ब्रिज हो गया। अब इस केस में N2 तो mg हो गया, पर यहाँ पे अगर मैं N4 की बात करूं तो बाहर की तरफ आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N4 जो हो जाएगा वो हो गया mg प्लस, हम बोल सकते हैं mv² डिवाइडेड बाय मेरा बन गया r करके। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे mg से थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे अगर N2 और N4 कंपेयर करना हो तो यहाँ तो N2 बस mg है, पर यहाँ पे N2 mg प्लस है, प्लस है मतलब ये बढ़ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉनकेव ब्रिज में अगर वही कार मोशन में आ जाए तो उस केस में वो हेवियर फील करेगी कंपेयर टू जब वो ना रेस्ट पे होती। तो कॉनकेव ब्रिज के केस में वो कार हेवी फील करेगी अगर वो कार मोशन में होती कंपेयर्ड जब वो सेम कार रेस्ट कर रही होती ऑन सेम ब्रिज। तो ये हमने प्रूव किया है, ये दोनों एग्जाम्पल 29 और 30 देखते हुए। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को एक बार, है ना, ओवरव्यू दिखाऊं आपको, तो ये आपका, है ना, सर्कुलर ट्रैप दिखा दिया जिसमें ऊपर वाला हिस्सा अगर इस टाइप की ब्रिज हो उसे कॉन्वेक्स ब्रिज कहते हैं, और इस टाइप की ब्रिज को हम कॉनकेव ब्रिज कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे इस केस में रेस्ट पे बोल दिया, और इस केस में कार लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज v स्पीड से मूव कर रही है। mg नीचे की तरफ लगते हुए टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, नीचे की तरफ लगते हुए नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर n1 n3, यहाँ पे n2 ऊपर और यहाँ पे n4 ऊपर। उसी तरह से यहाँ पे अब कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा तो n1 mg आ गया, यहाँ पे भी आपका कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा तो n2 mg आ गया। उसी तरह से यहाँ पे क्योंकि मोशन कर रहा है तो सेंटर से बाहर की तरफ mv²/r, और यहाँ पे सेंटर से बाहर की तरफ mv²/r। यहाँ पे n3 प्लस mv²/r को mg लिख देते हो, तो यहाँ से n3 आया mg माइनस, तो यहाँ से कह सकते हैं n3 जो mg से कम होगा, तो mg से कम मतलब n1 से कम, तो n3 n1 से कम मतलब कॉन्वेक्स ब्रिज में कार लाइट फील करेगी कंपेयर्ड टू जब वो रेस्ट पे होती, और मोशन में होगी तो थोड़ा हल्का फील होगा, अपैरेंट वेट थोड़ा कम शो होगा। उसी तरह से अगर कॉनकेव ब्रिज कह दिया जाए तो n4 ऊपर mg प्लस mv²/r को बैलेंस करते हुए, तो n4 इक्वल टू mg प्लस mv²/r, मतलब यहाँ पे n4 mg से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब n4 n2 से ज़्यादा है, n4 n2 से ज़्यादा है मतलब हेवी फील होगा कंपेयर जब वो रेस्ट पे होता। तो ये था 29 और 30 का सॉल्यूशन। आएगा, समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 31। लिखा है कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ओवर अ सर्कुलर ब्रिज of radius r which subtends an angle of 90 degree at its center. Find the minimum possible speed so that car can cross the bridge without losing contact anywhere. तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अगर सपोज हम देखें लेट्स से ये कोई एक ब्रिज है, तो चलिए, तो कुछ ऐसा ब्रिज है जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रखा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे बोला है विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट एनीवेयर, तो उस केस में मिनिमम स्पीड कितनी होगी ना। तो लेट्स से ये वर्टिकल लाइन पे कोई एंगल जब थीटा होता ना, अगर इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लेट्स से कार होती और ये वर्टिकल से एंगल हमारा थीटा होता, तो यहाँ पे अगर ये कार अगर हम देखते तो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि कांटेक्ट लूज ना करें, तो इस केस में यहाँ पे जो स्पीड होगी टेंजेंशियल v। अब यहाँ पे फोर्स अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ इस केस में कौन से फोर्सेस इस बॉडी पे लगेंगे, एक तो mg लगेगा सीधा डाउनवर्ड्स,
mg सीधा नीचे की तरफ लगेगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लगेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा और ये सर्कुलर पाथ हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगते हुए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मल भी बाहर और उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर भी, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर में घूम रहा है तो mv स्क्वायर बाय आर भी बाहर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ मेरे पास आ जाएगा mg cos थीटा और जो इसका mg sin थीटा होगा वो इसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल प्लस बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाय आर मुझे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे मिनिमम स्पीड की बात हो रही है तो मिनिमम स्पीड का मतलब नॉर्मल कितना हो जाना, जीरो ना, जस्ट वो लिमिटिंग केस हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा इक्वेशन बन गया mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, यहाँ पे बन के आएगा लेट्स से mg का लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू हमारी आ गई रूट अंडर जी आर का cos थीटा। अब क्वेश्चन में बोला गया है मिनिमम स्पीड, तो स्पीड का मिनिमम होना, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जी और आर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब cos थीटा का मिनिमम होना। और cos थीटा यहाँ पे जो थीटा देखा जा रहा है वो हम देख पा रहे हैं इस केस में, यहाँ इससे यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, मतलब थीटा वेरी कर सकता है मेरा फ्रॉम, लेट्स से हमारा हो जाएगा 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक। तो इसमें इस इंटरवल में आपका cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो cos 0 जो होता है 1 होता है और cos 45 1/√2 होता है। तो मिनिमम वैल्यू cos 0 और cos 45 में देखें आपका 1/√2 आएगा और ये तब आएगा जब थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से कह सकते हैं इस कंडीशन से हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम जो स्पीड हो गई ना इस केस में दैट विल बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और उस केस में जो cos थीटा वाला फैक्टर 1/√2 हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिनिमम स्पीड आ गई निकल के रूट अंडर जी आर इंटू cos 45 हो गया 1/√2। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, उसके लिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर जी आर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 विच इज योर फाइनल आंसर। बस आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के यहाँ पे फाइनल आंसर कंप्लीट कर देना था। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था एक ब्रिज है ना, कोई भी एक टाइप का ब्रिज है, वो यहाँ पे सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्टैक्ट लूज ना करे उसके लिए मिनिमम स्पीड इसकी कितनी होनी चाहिए कार की। तो यहाँ सेंटर की तरफ mg, उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स mg cos थीटा और बाहर की तरफ नॉर्मल और सेंटर से अवे है ना क्या लगेगा mv स्क्वायर बाय आर। तो n प्लस mv स्क्वायर बाय आर सेंटर की तरफ mg cos थीटा कह सकते हैं, अगर ये थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा। तो n प्लस mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू mg cos थीटा। जस्ट लूजिंग कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन देख लेते हैं, विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट मतलब वो लिमिटिंग केस। तो n इक्वल टू 0 कर दे तो mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू mg cos थीटा, v आया रूट अंडर जी आर cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है वो हम बात करना चाहते हैं, थीटा cos थीटा मिनिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड भी मिनिमम आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जब थीटा 45 होगा, क्योंकि थीटा जो है इस वर्टिकल लाइन से यहाँ से 0 से शुरू होते हुए 45 जा सकता है और वैसे यहाँ से 0 से 45 जा सकता है, मतलब 0 से 45 के बीच में cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, cos 0 1 होता है और cos 45 1/√2 होता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू घटेगी। तो थीटा 45 पे cos की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी 1/√2। तो हम बोल सकते हैं cos थीटा मिनिमम दैट इज 45 पे स्पीड मिनिमम दैट इज रूट अंडर जी आर बाई √2 विच इज योर आंसर। तो ये नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में लगते हुए दिखा रहा था, तो नॉर्मल प्लस mv स्क्वायर बाय आर mg cos थीटा, डायग्राम में दिख रहा नहीं होगा तो
यहाँ तक अब सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल 32 आते हैं, लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m is released from the top of a frictionless fixed hemisphere as shown. Find the angle with the vertical where it breaks off and velocity at the instant when it breaks off and height where it breaks off. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर ये v स्पीड से ना जस्ट रिलीज का मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड हम बोल सकते हैं 0 और लेट से इस पोजीशन पे आके जस्ट ब्रेक ऑफ वाला सिचुएशन अगर हो जाता है, तो अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए इसके सेंटर से, अगर ये एंगल हम थीटा कह रहे हैं तो पहले ये थीटा के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो नीचे की तरफ लगेगा mg और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा एज mg का साइन हम बोल सकते हैं थीटा। अब यहाँ पे बोला जा सकता है ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट आएगा आपका mg का cos ऑफ थीटा करके, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट हो जाता है mg का cos थीटा। अब यहाँ पे अगर इस पोजीशन पे आते आते स्पीड बढ़ेगी क्योंकि mg sin थीटा इसे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके एक्सिलरेट कराएगा, तो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आपका लगेगा नॉर्मल और अवे फ्रॉम द सेंटर इस केस में लगेगा आपका mv² डिवाइडेड बाय इस स्फीयर का रेडियस अगर हम कह देते हैं r है। तो इक्वेशन अगर इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखूं तो इस पॉइंट पे इक्वेशन बन के आ गया n प्लस बाहर की तरफ mv² बाय r मेरे पास बन गया mg का लेट्स से cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जस्ट है ना वेर इट ब्रेक्स ऑफ मतलब एंगल पता करना है जहाँ पे ये टूट जाएगा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं ब्रेक ऑफ वाला सिचुएशन मतलब कांटेक्ट लूज कर जाता है, नॉर्मल 0 कर दो तो नॉर्मल 0 किया जाए, देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से mv² बाय r मेरा बन के आ गया mg का cos ऑफ थीटा। अब हमें यहाँ पे थीटा पता करना है तो यहाँ से लेट्स से आपका cos थीटा वैल्यू हम लिख सकते हैं v² बाय g इंटू आर करके। अब ये v स्पीड हमें चाहिए ना, एक तो वेलोसिटी भी चाहिए एक एंगल भी चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी जहाँ पे वो कांटेक्ट लूज करेगा ये वेलोसिटी और वो एंगल कितना होगा वो भी हमें चाहिए। तो हम इस b पॉइंट पे और a पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जाते हैं, डेट इज UA प्लस KA लिखते हैं इज इक्वल टू आपका बनेगा UB प्लस KB करके। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हुए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा A पॉइंट पे अगर बोलें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ग्राउंड अगर ये रेफरेंस लेवल बोल दिया जाए तो H की वैल्यू R हो गई, तो आपके पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हो गई mgr और जस्ट रिलीज बोला है मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि इस B पॉइंट पे जब ये बॉडी होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें चेकआउट करनी है, ये mgh कहलाएगी। अब ये mgh फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ट्राइंगल के केस में अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये रेडियस r है, तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देख सकते हैं ये हाइट भी h हो जाएगा, अगर ये h है तो ये भी h। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस करके विच इज h डिवाइडेड बाय r। यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास आ गई r का cos थीटा लिखते हुए। तो इस b पॉइंट पे सरफेस से आपका h हाइट की वैल्यू हमने निकाली mgr का cos थीटा और इस b पॉइंट पे स्पीड अगर v है तो हाफ m इंटू v²। तो यहाँ से हम पहले v² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं gr cos थीटा ताकि पहले थीटा आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन आ गया mgr इज इक्वल टू निकल के mgr का cos थीटा प्लस यहाँ पे आएगा m/2
इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दैट इज mgr का cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, कैलकुलेशन अब किया जाए तो mgr कॉमन निकाल के सब में से काट दिया, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो 1 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1/2 ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ गया 1 इज इक्वल टू, लेट्स से 1 प्लस 1/2 इज 3/2 कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो पहला पार्ट किस एंगल पे ब्रेक करेगा, तो देयरफॉर थीटा बराबर हम बोल सकते हैं cos इनवर्स, यहाँ पे बन के आ गया 2/3। इतना एंगल जब बनाएगा वर्टिकल से, तब उस केस में ब्रेक ऑफ कर जाएगा। तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पूछा है वेलोसिटी कितना होगा, तो इस रिलेशन में पुट कर दिया जाए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब उसी तरह से सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी एट द इंस्टेंट वेर इट ब्रेक्स ऑफ, तो यहाँ पे रिलेशन था इस रिलेशन से v इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर का कॉस थीटा। तो जिस इंस्टेंट पे ब्रेक करेगा उस इंस्टेंट पे थीटा हमने बता रखा है, तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह 2/3 रख दिया जाए, तो रूट अंडर 2gr/3 करके, तो ये वो स्पीड आ गई जब वो ब्रेक ऑफ कॉन्टैक्ट लूज करने वाला होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर करके, दिस इज सेकेंड पार्ट आंसर। अब बोला है हाइट वेर इट ब्रेक्स ऑफ, तो वो हाइट भी यहाँ से हम बोल सकते हैं, इस रिलेशन से हाइट भी निकाला जा सकता है, h इक्वल टू आर कॉस थीटा है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं h इक्वल टू आर का कॉस थीटा, और कॉस थीटा वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/3। तो हम बोल सकते हैं ग्राउंड से ये हाइट हमने निकाली है फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये हाइट हो गई 2r/3 फ्रॉम द ग्राउंड, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा, तो देयरफॉर h इक्वल टू 2r/3 हाइट पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड से आपका कॉन्टैक्ट लूज कर देता है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर भी निकल के आ गया। तो ये तीन पार्ट्स हमसे पूछे थे, एक एंगल पूछा था, एक वेलोसिटी और एक हाइट। तो ये एंगल हो गया जिस पे लूज करेगा, ये उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, और ये हाइट हो गई फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये था 32, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाया जाए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस केस में आप जिस केस में लूज करने वाला होगा, लेट्स से उस केस में वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा। अब mg नीचे की तरफ लगेगा तो ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और बाहर की तरफ mv²/r, और ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल प्लस mv²/r बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। और जस्ट लूज वाला सिचुएशन हम देखते हैं, तो उस केस में नॉर्मल 0 कर देते हो, तो mv²/r mg cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा v²/gr लिख दो, या v² इक्वल टू gr cos थीटा। अब इस ए और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, दैट इज ua प्लस के ए बराबर ub प्लस के बी। अब ए पॉइंट h हाइट हो गया r रेडियस mgr, और ए पॉइंट पे जस्ट रिलीज किया है तो 0। अब बी पॉइंट यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से ग्राउंड तक की हाइट अगर हम चेक करना चाहते हैं, ये थी h हाइट कितना होगा, तो ये h है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा, ये h, ये r, तो cos थीटा लिख सकते हो h/r, h आ गया r cos थीटा, तो mgh में h की जगह r cos थीटा, और b पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ से v² gr cos थीटा रख दिया यहाँ पे लाके gr cos थीटा। अब mgr कैंसिल किया, 1 इक्वल टू cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, तो 1 इक्वल टू 3/2 cos थीटा, तो cos थीटा आया 2/3। तो हम बोल सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। इतना एंगल जब बनाएगा तो कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड हम बोलें तो v इक्वल टू रूट अंडर gr cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ से 2/3 करके, तो 2gr/3 स्पीड आ गई, और h इक्वल टू r cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू रख दी 2/3, तो h की वैल्यू निकल के आ गई 2r/3। तो ये था 32। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले